नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भू राजस्व की एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इजारेदारी और स्थायी बंदोबस्त को पिछली क्लासेस में काफ़ी डिटेल से कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और दूसरे रिसोर्स बुक या किसी और दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त को हम कवर करेंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सारे फैक्ट और सारे कॉन्सेप्ट जो भी रिसोर्सेज हैं इनका एक निचोड़ आपको जो है यहीं पे मिल जाए, सो दैट कि आपको किसी और रिसोर्स को कवर करने की या उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो बेसिक फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस व्यवस्था की शुरुआत किसने किया तथा ये तत्कालीन ब्रिटिश भारत में किन किन जगहों पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था, उसे हम इन बेसिक फैक्ट के या इन पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रैयत का अर्थ समझ लेते हैं कि इस व्यवस्था में जो रैयत शब्द का प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ होता है। तो रैयत का अर्थ बेसिकली किसान होता है, यानी कि किसानों को ही रैयत के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि इस व्यवस्था में इन किसानों का एक महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए इस व्यवस्था का नाम जो था उसे रैयतों के नाम पर ही रख दिया गया, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फ्रेंड्स, ये जो व्यवस्था थी मुख्यतः दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भारत में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जो समझौता था वह किसानों और अंग्रेज़ों के मध्य समझौता जो है डायरेक्ट हुआ था, मतलब इनके मध्य कोई दूसरा बिचौलिया नहीं था। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त में समझौता जमींदारों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, तो इस व्यवस्था में क्या किया इन अंग्रेज़ों ने कि सीधा सीधा बिचौलियों को इस व्यवस्था से बाहर निकाल दिया। अब रैयत क्या करते थे, रैयत जो कर देते थे या जो भी टैक्स था वो सीधा किसको देते थे, कंपनी को या अंग्रेज़ों को देते थे। फ्रेंड्स, अब हम इस व्यवस्था का परिचय डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की तरह क्या थी, एक ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि स्थायी बंदोबस्त के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारत के दूसरे क्षेत्र में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास के छोटे से क्षेत्र कहाँ पे लागू किया, बारामहल में लागू किया। जो बारामहल का क्षेत्र था उसको अंग्रेज़ों ने तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान किसे जीता था, टीपू सुल्तान से जीता था। बाद में चलकर इस व्यवस्था का विकास किसने किया, थॉमस मुनरो, जो कि मद्रास का क्या था, तत्कालीन गवर्नर था। और इस व्यवस्था को व्यापक तौर से मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया। अब हमें यहाँ पर दो बातें ध्यान देनी होंगी। अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस व्यवस्था का जनक कौन था, तो इस व्यवस्था का जनक होगा थॉमस मुनरो, क्योंकि थॉमस मुनरो ने ही इस व्यवस्था का व्यापक विकास और इसको व्यापक तौर से पूरे मद्रास में लागू किया। इसलिए इस व्यवस्था का जनक हम थॉमस मुनरो को ही मानते हैं। अगर पूछ लिया कि इस व्यवस्था को सबसे पहले किसने शुरू किया था या सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तब क्या होगा, तब आपको कैप्टन रीड उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था को संपूर्ण बम्बई में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन को। MCQ के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। और बम्बई में इस व्यवस्था को 1823 में लागू किया गया था। अब हम एक बार फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेते हैं कि इस व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान थे और इसका जनक कौन था, इसको सबसे पहले किसने लागू किया था, किस वर्ष में लागू किया था, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को किसने लागू किया था, कैप्टन रीड ने। हमने अभी बताया कि इस जगह पर लागू किया था, बारामहल। यह वही क्षेत्र था जिसको अंग्रेज़ों ने तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान किससे जीता था, टीपू सुल्तान से। और 1792 में एक ट्रायल के रूप में कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। और 1820 में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को व्यापक तौर से कहाँ पे लागू किया, मद्रास में। थॉमस मुनरो मद्रास का उस समय क्या था, गवर्नर था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का विकास किया, यानी कि इस व्यवस्था को डेवलप किया और इसका व्यापक प्रयोग भी किया। इसीलिए
थॉमस मनरो को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि बम्बई में इस व्यवस्था को किसने और कब लागू किया। तो बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने 1823 में इस व्यवस्था को संपूर्ण बम्बई में लागू किया। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि इस व्यवस्था में किसानों से लगान या कर वसूलने की क्या प्रक्रिया थी। तो इस व्यवस्था को मुख्यतः हम जानते हैं कि दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र में लागू किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को लागू करने से पहले दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यानी कि उन्होंने सबसे पहला काम किया किसानों का पंजीकरण। किस लिए किया? जिससे कि उस क्षेत्र में किसानों की वास्तविक संख्या क्या है उसका अनुमान लगाया जा सके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कराया उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण। भूमि का सर्वेक्षण क्यों कराया? भूमि का सर्वेक्षण क्यों कराया गया? क्योंकि दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा जहाँ के स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उससे बिल्कुल ही विपरीत थी। फ्रेंड्स, अगर आप कभी आज के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु के रीजन में गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अलग हैं। वहाँ फसल उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, जो कि महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है लगभग, तो इन क्षेत्रों में क्या है, काफ़ी दुर्गम पहाड़ियाँ भी हैं। इसलिए यहाँ पर खेती योग्य भूमि और पानी की उपलब्धता जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से। कहीं पर पानी की उपलब्धता अच्छी है तो दूसरी जगह देखा गया कि वहाँ पे उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए अंग्रेज़ों ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और इनको दो भागों में क्या किया, वर्गीकृत किया। तो अब देख लेते हैं कि दो भागों में जो वर्गीकरण किया था वो क्या थे। सबसे पहला वर्गीकरण यानी कि उन्होंने एक तो वर्गीकरण किया कि सिंचित भूमि, दूसरा असिंचित भूमि। अब इन दोनों से मतलब क्या है? सिंचित भूमि अर्थात जहाँ सिंचाई की व्यवस्था उचित हो, जैसे नदियाँ हों, तालाब हो, आसपास के क्षेत्रों में आसानी से पानी पहुँच जाए, या वे क्षेत्र जहाँ पर उचित मात्रा में बारिश होती हो, तो उनको सिंचित भूमि के अंतर्गत रखा। और ऐसी भूमि पर कर कितना लगाया? 60% कर लगाया। वहीं दूसरी तरफ असिंचित भूमि अर्थात जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन ना हो, यानी कि वहाँ बारिश कम होती हो, या वो क्षेत्र के आसपास नदी नहीं बहती हो, या वहाँ पे तालाब नहीं हो, यानी कि सिंचाई करने में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो ऐसी भूमि को क्या किया उन्होंने? असिंचित भूमि की कैटेगरी में डाल दिया। और वहाँ पर भूमि पर कितना कर लगाया? 50% कर लगाया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अंग्रेज़ों ने भूमि का वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ये भूमि पर कर लगाया था वो क्या था? स्थायी नहीं था। अर्थात इसको प्रत्येक 20 से 30 वर्षों में इसकी दर को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते थे? बढ़ाते रहते थे, जिससे कि वो अपने औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस व्यवस्था में कर का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि किसके आधार पर किया गया था? ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर। इसका मतलब कि जिस रैयत या किसान के पास जितना ज़्यादा खेत होगा उसको क्या होगा? उतना ही ज़्यादा राजस्व चुकाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने जब ज़मीन का सर्वे करवाया तो उसमें जो भी सार्वजनिक या सामुदायिक ज़मीन थी, जैसे कि बंजर ज़मीन, चारागाह के क्षेत्र, ये सब किसके नियंत्रण में आ गए? अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गए। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, जो हमारे गांव के आसपास पड़ती बंजर और ऊसर ज़मीन होती है या ग्राम समाज की ज़मीन होती है, उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। फ्रेंड्स, अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि इसको भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में भूराजस्व संबंधी समझौता किससे किया गया था? किसानों से किया गया था। और क्यों किया गया था किसानों से सीधा समझौता, उसे हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। अब ज़मीन पर किसानों का अधिकार था और ये अधिकार उनका हस्तांतरणीय था, यानी कि किसान के बाद उस ज़मीन का मालिक कौन होगा?
उसका बेटा होगा। लेकिन एक शर्त थी कि उन्हें निश्चित तौर पे लगान जो है समय से देते रहना होगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों के जो भी परंपरागत अधिकार थे ज़मीन पर, वो छीन लिया गया और किसको दे दिया गया था? जमींदारों को। लेकिन इस व्यवस्था में किसानों के पास ही भूमि का अधिकार था। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में मध्यस्थ और बिचौलियों को क्या कर दिया गया था? बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त में जो गलती की थी, क्या गलती की थी उसमें? उन्होंने ज़मींदारों से समझौता कर लिया था। तो अब उस गलती से वो सीख ले लिए थे और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में मध्यस्थों को सीधा इस व्यवस्था से बाहर निकाल दिया और किसानों से सीधा क्या किया? समझौता कर लिया। अब जो है इस व्यवस्था में कोई मध्यस्थ नहीं था, तो किसान प्रत्यक्ष रूप से कर देने के लिए क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि अब किसान को ही डायरेक्टली जाके क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था। और अगर किसान ये कर देने में असमर्थ होता था तो उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाता था, या उसके पास दूसरा ऑप्शन होता था कि वह अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा गिरवी रख दे या बेच दे। उसके बाद उसका जो कर है वो उसे चुका सकता था। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह व्यवस्था भी कुछ कुछ सूर्यास्त कानून की ही तरह थी, जिसमें जमींदारों के अंदर डर बनाने के लिए उस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें भी रैयतों के अंदर डर बना रहे, इसलिए इनकी ज़मीन को अगर समय पे लगान नहीं देते थे तो क्या किया जाता था? जब्त कर लिया जाता था। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जैसे स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे अंग्रेज़ों की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक महत्वाकांक्षाएं छुपी हुई थी। तो वैसे इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे उनके क्या उद्देश्य थे, या क्या क्या कारक थे जो कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे इसमें स्थायी बंदोबस्त में जो व्याप्त दोष थे, उसके बाद हम रिकार्डो की विचारधारा को भी समझेंगे, भौगोलिक परिस्थितियाँ और इस व्यवस्था के पीछे मनरो की क्या विचारधारा थी उसे भी समझेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पहले कारक के बारे में समझते हैं। क्या था वो? अस्थायी बंदोबस्त में व्याप्त दोष। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक वैसे ही अंग्रेज़ों ने भी जो जो गलतियाँ स्थायी बंदोबस्त को लागू करने में की थी, जैसे पहली गलती क्या थी? लगान की राशि को फिक्स कर दिया था। और दूसरी गलती की थी कि समझौता किससे किया था? जमींदारों से किया था। और इन्हीं जमींदारों ने अंग्रेज़ों से काफ़ी पैसा जो है ऐंठ लिया और ख़ुद अपने धनवान बन गए। तो अब अंग्रेज़ों ने समझदारी दिखाई और अपनी इन दोनों गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से क्या किया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने मालगुजारी की राशि को फिक्स नहीं किया, यानी कि इसको समय समय पर जैसे 20 से 30 वर्षों में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ा सकते थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम लिया इस व्यवस्था में, क्या किया उन्होंने? जमींदारों को यानी कि मध्यस्थों को बिल्कुल ही इस व्यवस्था से बाईपास कर दिया, यानी कि उनको इस व्यवस्था में जगह ही नहीं दिया। अब हम दूसरे कारक के बारे में समझते हैं जो कि इतना प्रभावी था कि जिसे ऊपर से देखने में मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई इसका भी कोई रोल रहा होगा, लेकिन हम समझते हैं कि रिकार्डो की विचारधारा का इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। रिकार्डो भाई साहब ये यूरोपियों के गुरुजी थे। तो अब गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया उसे हम समझ लेते हैं। रिकार्डो एक यूरोपीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1817 में अर्थव्यवस्था और कर से संबंधित एक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने भर भर कर ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि भाई किसान और मजदूर वर्ग जो हैं इनको केवल जीवन निर्वाह के लिए ही धन देना चाहिए। और दूसरा ज्ञान दिया इन्होंने, मध्यस्थ और बिचौलिए जैसे जमींदार थे स्थायी बंदोबस्त में, उनको भी धन नहीं देना चाहिए। तो गुरुजी की इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बिचौलियों को हटा दिया इस व्यवस्था से पूरी तरह। अब जैसा मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने या यूरोपी इनको क्या अपना गुरु मानते थे, तो अब गुरुजी ने एक बार ज्ञान दे दिया तो उसका असर भारत में भी देखने को मिला। कहाँ मिला भाई? रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमको देखने को मिला। और अंग्रेज़ों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, क्या किया कि समझौता किससे कर लिया? किसानों से, और मध्यस्थों को या मीडिएटर्स को इस सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के सूत्रधार रीड और मनरो जो थे, इनकी इस व्यवस्था को लेकर क्या विचारधारा थी, या ये इस व्यवस्था के बारे में इनका क्या थिंकिंग थी उसको समझ लेते हैं।
इस व्यवस्था में मनरो ने बंदोबस्त सीधा किसानों से किया। उसके पीछे मनरो की क्या अवधारणा छुपी हुई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। मनरो का मानना था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे। जैसा कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की उपस्थिति थी, वैसी स्थिति दक्षिण भारत में नहीं थी। और अगर थे भी कुछ, जैसे पालीगर, तो वो उतने स्वामी भक्त या वफादार नहीं थे जितने कि स्थायी बंदोबस्त के जमींदार। और उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया था कि भाई किसान जो है वह कई पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करता चला आ रहा है, इसलिए इन खेतों पर किसानों का ये अधिकार होना चाहिए। तो जैसा हमें पता है, इस व्यवस्था में भूमि से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो किसको दिए गए थे? किसानों को दिए गए थे। तीसरा पॉइंट, मनरो का मानना था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था वह प्रथा है जो हमेशा से भारत में रही है और हम आज भी देखते हैं कि यह प्रथा भारत में है। यानी कि भूमि का अधिकार सीधा किसके पास होता है? किसान के पास होता है। वही उस भूमि का, जहाँ पर खेती करता है, उस भूमि का मालिक वही होता है। और मुनरो का ये भी मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए वह कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार करने के पक्ष में था या सुधार करने का पक्षधर था। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर क्या क्या दोष व्याप्त थे। जैसे स्थायी बंदोबस्त में भी कुछ दोष व्याप्त थे, तो इस व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी कुछ दोष व्याप्त थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजस्व की ऊंची दरें। इस व्यवस्था में समझौता किसानों से किया गया था, लेकिन जमींदारों का स्थान धीरे धीरे किसने ले लिया? ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने ले लिया, जो राजस्व वसूला करते थे। स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था कि जमींदार वर्ग का उदय हुआ, वहीं रैयतवाड़ी बंदोबस्त में साहूकारों और महाजनों का उदय बहुत तेज़ी से हुआ। इस व्यवस्था के आने से ग्रामीण समाज की सामूहिक जो अवधारणा थी वो भी समाप्त हो गई। और अंत में स्थायी बंदोबस्त की तरह हमको इस व्यवस्था में भी कृषक ऋणग्रस्तता और कृषकों का पलायन देखने को मिलता है। अब हम इन पॉइंट्स को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम पहले दोष को समझते हैं, राजस्व की ऊंची दरें। इस व्यवस्था में भी लगान की दर क्या थी? काफ़ी ही ऊंची थी, और उसको भी समय समय पर अंग्रेज अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते रहते थे। लगान की दर इतनी ज़्यादा थी कि अगर पैदावार बहुत अच्छी हो गई, बारिश अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हो गई, उसके बाद भी किसानों के पास केवल गुजर बसर करने का ही अनाज बच पाता था। और कहीं दुर्भाग्यवश सूखा या बाढ़ की स्थिति आ गई और फसल नष्ट हो गई, तो समझ लीजिए किसानों की सामत आ जाती थी, क्योंकि उनको तो मालगुजारी किसी भी कीमत में चुकाना ही होता था। अब इस स्थिति में किसानों के पास केवल दो ही ऑप्शन बचता था। पहला ऑप्शन, या तो वह अपने खेत के टुकड़े को गिरवी रखे या तो बेचे। दूसरा ऑप्शन था कि साहूकार, सेठ या चिट्ठी से, साउथ इंडिया में साहूकारों को चिट्ठी भी कहा जाता है, उनसे जाके लोन ले। अब हमको यहीं से साहूकारों की भूमिका की शुरुआत देखने को मिल जाती है। आपने कई सारी पुरानी मूवीज़ या मुंशी प्रेमचंद के अगर उपन्यास पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि कैसे एक साहूकार या बनिया या सेठ किसानों का शोषण करता था, है ना। तो इस व्यवस्था में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। क्या किसान जो है लगान चुकाने के लिए पहले साहूकारों से कर्ज लेता, फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए साहूकारों से फिर कर्ज लेता, और इसी तरह कर्ज के चक्र में फंसता चला जाता, और अंत में क्या होता? किसान को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती और उसको बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता था। यानी कि किसानों की स्थिति इस व्यवस्था में भी काफ़ी बदतर होती चली गई। फ्रेंड्स, अब हम इस व्यवस्था की जो दूसरी ड्रॉबैक थी उसको भी देख लेते हैं। इस व्यवस्था में जमींदारों का स्थान ब्रिटिश सरकार ने कैसे ले लिया उसे समझते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं, इस व्यवस्था में बंदोबस्त सीधा रैयतों से किया गया था, लेकिन राजस्व का कलेक्शन कौन करता था? अंग्रेज अधिकारी करते थे। तो ये अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारी अधिक धन कमाने के चक्कर में क्या करते? रैयतों से घूस मांगते थे,
और किसानों का शोषण करते थे। अब ये घूस मांगते क्यों थे उसको हम समझ लेते हैं। इस व्यवस्था में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, हमने पीछे पढ़ा। तो ये राजस्व वसूलने वाले अधिकारी जो थे किसानों को ब्लैकमेल करते थे कि भाई हमको अगर पैसा नहीं दोगे तो रिपोर्ट में हम तुम्हारे जो खेत का क्षेत्रफल है उसको ज़्यादा दिखा देंगे, जिससे क्या होगा कि किसान को ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं किसान घूस या नजराना दे देता है तो अधिकारी ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे धीरे इस तरह सरकारी अफसरों ने स्थायी बंदोबस्त में जो शोषणकारी जमींदार थे उनका जगह ले लिया, यानी कि इस व्यवस्था में भी किसानों का उतना ही उत्पीड़न हुआ जितना कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों और अंग्रेजों के द्वारा मिलकर किया गया। अब हम इस व्यवस्था में व्याप्त एक और जो दोष था उसको देख लेते हैं, महाजन या साहूकारों का उदय। तो इस व्यवस्था में जहाँ एक तरफ सेठ महाजनों का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक अवधारणा को भी समाप्त कर दिया। अब एक ग्रामीण समाज की सामूहिक अवधारणा क्या है उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज भी गाँव में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, अंदर से भले ही वो एक दूसरे को पसंद करते हों या ना करते हों। वैसा ही हमको स्थायी बंदोबस्त में भी देखने को मिला। जमींदार और किसानों के बीच क्या होता था, एक इकोसिस्टम था। कुछ जमींदार शोषण करते थे तो कुछ अच्छे जमींदार भी थे। जमींदारों और किसानों के बीच एक कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग होती थी। लेकिन इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था ने और कर वसूलने वाले अधिकारियों ने, इनके बर्ताव ने और किसानों के शोषण ने एक प्रकार से जो सामाजिक सहयोग की भावना थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अंत में देखा गया कि बलि का बकरा कौन बनता है, किसान ही बनता है। किसान के ऊपर इतना ऋण आ जाता है, वह अपना राजस्व नहीं चुका पाता है। अंततः हमको इस व्यवस्था में मजबूरन किसानों का पलायन भी देखने को मिलता है। किसान गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे बहुत से सारे वीरान क्षेत्र हो जाते हैं या वीरान क्षेत्र देखने को मिलते हैं इस व्यवस्था को जिन जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था। सो फ्रेंड्स, इस व्यवस्था के एक कुछ प्रमुख ड्रॉबैक्स थे जिसको हमने अभी समझा, जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ किसको करना पड़ा, किसानों को करना पड़ा। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में समय के साथ कुछ सुधार भी किए गए। उसको किसने किया हम उसे देख लेते हैं। 1836 में इस व्यवस्था में जो मुख्य सुधार किया था गोल्ड स्मिथ ने और विंगेर ने किया था। क्या सुधार किया था? उन्होंने खेत की उर्वरकता, यानी कि खेत कितना उपजाऊ है, और खेती के लिए उपलब्ध साधन जैसे पानी की उपलब्धता या जो भी साधन ज़रूरत जिनकी पड़ती है खेती करने के लिए, उनकी उपलब्धता के आधार पर क्या किया, लगान को निश्चित किया। अब इस सुधार के बाद देखने को मिला कि रैयत यानी कि किसान और कंपनी पर थोड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। फ्रेंड्स, हमको अगर यहाँ से कुछ MCQ डायरेक्ट पूछ सकता है तो गोल्ड स्मिथ को आप याद रखिएगा कि भाई इस व्यवस्था में सुधार किसने किया था, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गोल्ड स्मिथ का। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम माहलवाड़ी बंदोबस्त को जो इसी क्लास में पढ़ने वाले थे उसको अगली क्लास में इतनी डिटेल और एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे, सो दैट कि आपका सारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, सारे जो इसके एंगल्स हैं सब कवर हो जाएं।